I hope that you guys are preparing for your board examination, and today I'll be sharing some information or some tips and tricks so that you can do much better in the board examination. And first of all, just let me know, is the font okay and everything is visible to you? Okay, that's fine. Can you see the slide? Yes, sir. Everything is okay. Great. So we have 249 students. Good, great. So I can see. Okay, nice. ठीक है बेटा, at any time if you have any doubt, ठीक है, during my session you can always raise hands, जैसे अपन रेगुलर क्लासरूम में करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल you can ask me any doubts. Okay, ठीक है, let's begin. अपन शुरुआत करते हैं बेटा. So basically कुछ information I will share, I mean regarding the, you know, what is the syllabus that we have to study. I hope that you guys are very well aware of that, है ना. syllabus क्या है, पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हैं. We'll start from there. So overall these are your basically, you know, chapters, list of chapters. ये आपके chapters का list है. See, just see, go through this, है ना. How many chapters you have? You have 15 chapters. ठीक है, 15 chapters है बेटा अपने पास, है ना. And you can see that this is the marks with option, है ना. marks with option यहाँ पे दे रखा है. मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, सबके मार्क्स आई थिंक आप देख पा रहे होंगे. इफ यू विल ऑब्जर्व द फिगर, इसमें दिखा है मार्क्स विद ऑप्शन. इसका मतलब ये है कि जब आपको, यू नो, व्हेनेवर यू सॉल्व एनी क्वेश्चंस, तो आपको एक्स्ट्रा चॉइस जो आती है ना, एक्स्ट्रा चॉइस जो देते हैं, तो उसके भी मार्क्स उसमें काउंट किए, तो उस हिसाब से इसमें वेटेज है. मार्क्स विदाउट ऑप्शन का जो वेटेज है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है. आई होप यू गाइस नो कि वैसे तो अपना 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, राइट. तो कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं, अगर मार्क्स विदाउट ऑप्शन का, क्योंकि उसका एक यू नो डेटा, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है. जैसे मैथमेटिकल लॉजिक है ना, तो 8 मार्क्स का लिखा हुआ है विद चॉइस. विदाउट चॉइस 6 मार्क्स. ठीक है, तो कुछ कुछ का आप अपन, यू नो, वी कैन हैव एन आइडिया, बट ओवरऑल इसमें मार्क्स विद ऑप्शन, टोटल मार्क्स यू कैन सी दैट 112. तो सबसे पहली बात, आई मीन लाइक द वेरी बेसिक एडवांटेज दैट यू हैव इज दैट आपको अटेम्प्ट 80 मार्क्स का करना है, और द चांस दैट दे आर गिविंग यू इज 112 मार्क्स का, दे विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस. तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया, है ना. अब आपको इसी में से 80 मार्क्स करने हैं, तो एक तो बड़ा एडवांटेज यही है कि यू नो लगभग 32 मार्क्स का आपको बफर दे रहे हैं इसमें. ठीक है, अच्छा एक बार जस्ट गो थ्रू दीज, यू नो, आई होप दैट यू आर गोइंग थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स नेम, एंड इसमें सी व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच आर कैरिंग द मैक्सिमम मार्क्स. ऐसे कौन से टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको? ठीक है, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने आगे आप लोगों के लिए आई हैव मेड अ स्लाइड की, यू नो, किन चैप्टर्स को हम प्रायोरिटी रखें ताकि हमारा मैक्सिमम पेज हो जाए. ठीक है, सो दे कैन स्कोर गुड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग विल कीप इन माइंड. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, आप देखिएगा इसी में कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिनका मार्क्स का वेटेज बहुत कम है. जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ 6 मार्क्स में ही है. लीनियर प्रोग्रामिंग 4 मार्क्स में ही है. तो हम यहाँ से श्योर कर लेते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग 4 मार्क्स का, ये तो श्योर हो जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा. सब जानते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, बताओ. ग्राफ का आ सकता है. तो दैट मीन्स एक ऐसा हमें पता चल गया, एक तरह से प्रिडिक्शन भी करेंगे हम. ठीक है, विल डू द प्रिडिक्शन एज वेल. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, है ना. नेक्स्ट अपन इसमें और देखते हैं. वेटेज हमें ओवरऑल समझ में आ गया कि क्या रहने वाला है बच्चों. ठीक है, वेटेज हमें समझ में आ गया. देखिए क्या होता है जब भी आपका क्वेश्चन पेपर कोई बनाते हैं ना, सो देयर इज अ पर्टिकुलर डिजाइन फॉर्मेट. उसका एक डिजाइन फॉर्मेट होता है, बिकॉज सी दिस विल बी योर टेस्ट. ये आपका एक तरह से टेस्ट है. तो टेस्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स, आपकी नॉलेज का टेस्ट, आपका जो यू नो रिमेंबर करने की पावर है उसका टेस्ट, आपका क्वेश्चंस में कंसेप्ट अप्लाई करने की जो स्किल सेट है उसका टेस्ट है. तो बेसिकली एक टाइपोलॉजी है. टाइपोलॉजी बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको किस पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे डिजाइन किया जाता है. तो ये सब वो पैरामीटर्स है. देखिए हमें इस टाइपोलॉजी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए. हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हम, जैसे हमने एक प्रिडिक्शन किया अभी,
लीनियर प्रोग्रामिंग में 4 मार्क्स का आएगा तो कौन सा टॉपिक या कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन आने के चांस है वो हमने प्रिडिक्शन किया। तो बस हमें यही करना है, प्रिडिक्शन करना है कि कौन कौन सा ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं। ठीक है, आई विल जूम इन। इसमें बेटा आपको ये दे रखा है कि अभी तक थोड़ा सा क्लियर हुआ? इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay. No, sir. No. Okay. नेटवर्क इशू बता रहे हैं सब बच्चे, नेटवर्क इशू। एक बार इसको ओपन कर। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं देखता हूँ नेटवर्क का क्या इशू है। क्लियर नहीं हुआ? ठीक है। बेटा देखिए, ये टाइपोलॉजी है कि बेसिकली जब भी आपका पेपर डिजाइन होता है ना, तो क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं वो आपके हर पर्टिकुलर पैरामीटर्स को स्टडी, मतलब उसका टेस्ट होता है बेसिकली कि आपके एनालाइज। जैसे आप देखिए रिमेम्बरिंग, तो रिमेम्बरिंग कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपको जैसे फॉर्मूला है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन होगा, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो आपको अंडरस्टैंड करके क्या पूछा है वो बताना होता है। तो ये बेसिकली अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, इस पे भी ओवरऑल पूरा क्वेश्चन डिजाइन पेपर डिजाइन होता है, और क्वेश्चंस का सिलेक्शन इन सब पैरामीटर पे होता है। तो कि इनका वेटेज दे रखा है यहाँ पे। देखिए इसमें अपन को ज्यादा वरी करने का ये पर्टिकुलर वो नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज है कि हमें टाइपोलॉजी पता होनी चाहिए। मेन हमें जो प्रेडिक्शन करना है वो ये करना है कि एट ऑल, मतलब एट द एंड क्या क्या टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है या जो हम कवर कर लें जिससे हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, तो आप देखिए ये वेटेज इस तरह से दे रखा है बेटा कि रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग 55% वेटेज है। देखिए दिस स्लाइड इज ऑफ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंस, ये जस्ट मैंने नॉलेज के लिए रखी थी बेटा। ओके, अपन आ जाते हैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे। डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से क्या कैटेगराइजेशन है, दैट इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड। ओके, सी नाउ इफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज विजिबल टू यू। बेटा देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वेटेज, एक बार स्लाइड को गो थ्रू करो ना, आपके नॉलेज पे बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड और एप्लीकेशन और स्किल सेट। क्वेश्चंस का जो भी कैटेगरी होता है ना वो 3 तरीके से ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। उनका वेटेज दे रखा है यहाँ पे कि ऐसे 34 मार्क्स के जो भी कवरेज होगा वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा होगा, या 47 मार्क्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं, और 31 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपका जो एप्लीकेशन करने का जो स्किल है वो पर्टिकुलरली कैटेगरी वैसी इसमें डिफाइन होती है। ठीक है, तो अगेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी हम अगर देखें कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, ठीक है, वी शुड नो दिस, हमें पता होना चाहिए। लेकिन इस चीज के लिए एनालिसिस करने के लिए ये अपन थ्रू आउट, मतलब इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कि हम कैसे क्वेश्चंस को कैटेगराइज करेंगे, नॉलेज का है, अंडरस्टैंडिंग का, एप्लीकेशन एंड स्किल का है। तो इसमें भी अपने को इतना भी एनर्जी डिवोट नहीं करनी है। ओवरऑल जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वेटेज को समझने की वो है डिफिकल्टी लेवल की। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको अपन समझ सकते हैं और इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। देखिए देर आर 34 मार्क्स, मतलब 30% जो भी वेटेज है ना, इजी क्वेश्चंस 34 मार्क्स। अब ये विद ऑप्शंस हैं, अगर आप इसमें थोड़ा सा कम भी करोगे तो मुश्किल से 4 या 6 मार्क्स कम होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अगर 10 मार्क्स भी कम कर दोगे तो 24 मार्क्स ऐसे हैं जो कि इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। आई होप दैट यू गाइज नो कि हमारा जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर है। थोड़ा टारगेट हाई ले लेते हैं, हमारे लिए 35, ठीक है, लेट अस से 35, ठीक है, लेट अस से, ठीक है, 35 अगर अपन ने ले लिया, हालांकि 35 नहीं होगा, ये इसको अपन चेंज कर देते हैं 27। मैं 35 जान करके ले रहा था ताकि अपन इजीली उस फिगर को टच कर पाए। ठीक है, नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड इजी क्वेश्चंस के 20 मार्क्स हैं, है ना। तो एक तो बेटा आपको ये चीज समझनी है कि 20 मार्क्स तो हालांकि 34 मार्क्स है, आप कम भी कर लोगे तो 20 मार्क्स तो बिल्कुल सीधे सीधे हमें ऐसे समझ में आ रहे हैं कि 20 मार्क्स इजी लेवल है। हालांकि इससे ज्यादा है क्योंकि कुछ जो ऐसे क्वेश्चन है डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप देखेंगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना 22 मार्क्स के,
इसमें भी बेटा हमको फिक्स पता चल जाता है कि यार ये जो क्वेश्चंस है डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये एक तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे 3 मार्क्स के अंदर या 4 मार्क्स के अंदर अपन बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस की कुछ थ्योरम्स होती है, उनके प्रूफ आते हैं, तो वो 4 मार्क्स में आता है ना, तो हम उसको भी इजी बना सकते हैं। मतलब ये जो डिफिकल्ट वाला जो इसमें पर्टिकुलर सेक्शन है ना, दैट कैन आल्सो बी प्रिडिक्टेड एंड कैन बी मेड इजी। पासिंग मार्क्स तो बेटा बहुत इजीली मिल जाने हैं आपको, बस ये आप पीपीटी को ध्यान से समझना, और जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह से हम अपनी अप्रोच रख सकते हैं, बहुत इजीली आप लोग स्कोर करोगे और अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो ये कैटेगरी रखो। अभी तक टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बेटा। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये आ जाता है आपका वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस के वेटेज के लिए पहले मैं आपको एक पेपर पैटर्न के बारे में समझाना चाहूंगा कि आपका जो भी एग्जाम है उसका पैटर्न कैसा है, तो अपना फॉर्मेट कैसा होने वाला है क्वेश्चन पेपर का। बेटा देखो, मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ इस पैटर्न के बारे में। इट्स अ बिग एडवांटेज, ये अपने लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिग एडवांटेज। इफ यू गाइज नो, आप लोगों को पता है क्या कि पैटर्न ये जो है इसके प्रीवियस ईयर तक पैटर्न अलग आता था, और इस साल ये पैटर्न चेंज हुआ है। बिग एडवांटेज ऑफ पैटर्न चेंज। ठीक है, जो अपना पैटर्न चेंज हुआ है ना, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। पहले एमसीक्यूज इतने नहीं आते थे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे। सी, जो सेक्शन ए है, बेसिकली आपके पास कितने सेक्शन है यहाँ पे, वी हैव सेक्शन ए। तो सिर्फ सेक्शन ए की अगर आप बात करोगे बच्चों, सिर्फ सेक्शन ए की, तो 8 एमसीक्यूज हैं, जिनको अगर आप 2 मार्क्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके 16 मार्क्स तो यही हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, है ना, 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है 1 मार्क के, तो आपके 4 मार्क्स और यहाँ हो जाते हैं। मतलब ये टोटल जो सेक्शन ए है 20 मार्क्स का, ये तो बेटा श्योर शॉट इजी है। ठीक है, श्योर शॉट इजी है, इससे आसान पैटर्न हो नहीं सकता था। आपको 8 एमसीक्यूज दे दिए उन्होंने, है ना, और 4 1 मार्क के क्वेश्चन थे, 20 मार्क्स। क्या एमसीक्यूज आप लोगों को इजीली, आई होप दैट इतने क्वेश्चंस आपने पेपर दे दिए होंगे कि एमसीक्यूज तो स्कोरिंग होते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सर अगर हम कोई सम वो डिलीटेड पोर्शन वाले पार्ट के मेथड से सॉल्व करें तो मार्क्स मिलेंगे कि कट होंगे? मिल जाएंगे, आपकी प्रोसेस सही होनी चाहिए, आपको बिल्कुल मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और पहली बात बेटा, ऐसा बहुत रेयरली होगा कि आप कोई मतलब मैथ्स में कि आप कोई डिलीटेड पोर्शन वाली मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इट विल बी गिवन टू यू। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, नहीं कटेंगे, तो बी फ्री विद दैट। ओके, अब आप बेटा सेक्शन बी देखिए, सीधे सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप लोगों ने देखा होगा देयर आर 12 क्वेश्चंस आपको। अच्छा, एक सबसे बड़ा एक चेंज मैं आपको और बताता हूँ इसमें क्या है, ऑलरेडी आपने पेपर दिए होंगे। इस बार क्या है ना, आपको जो चॉइस दे रखी, जैसे आप देखिए सेक्शन बी में, है ना, सेक्शन बी के अंदर आपको 12 क्वेश्चन में से एनी 8 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? एनी 8। अगर आप देख रहे हो तो वहां पे लिखा है अटेम्प्ट एनी 8। यूजुअली क्या होता था, पिछली बार आपको इंटरनल चॉइसेस मिलती थी क्वेश्चन में, अब की बार आपको जो चॉइसेस मिल रही है वो सेक्शनल चॉइसेस है। मतलब आपको क्या होगा, पूरे सेक्शन बी में वो 12 क्वेश्चन लिस्ट कर देंगे और आपको कोई भी 8 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ये भी एक एडवांटेज है। तो ये सब एडवांटेजेस का बेटा हमें, मतलब इन सब चीजों का, चेंजेस का हमें एडवांटेज उठाना है। ठीक है, सेक्शन सी बेटा अगेन, अच्छा ये जो सेक्शन बी है इसमें आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? अगेन ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो दीज आर 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो आपका सेक्शन बी का टोटल कितना हो जाता है? 16 मार्क्स आपको सेक्शन बी से आ जाते हैं। सेक्शन सी देखिए, उसमें फिर क्या है बेटा, आपको 12 क्वेश्चन से फिर से आपको 8 क्वेश्चन ही करने, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और सेक्शन डी में 8 क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन करने। अब आपने नीचे देखिए कुछ नोट लिखे हुए हैं, इफ यू कैन सी देयर इज अ 5th पॉइंट रिटर्न, यूज ऑफ लॉग टेबल इज अलाउड एंड यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ठीक है, यूज ऑफ लॉग टेबल इज अलाउड, तो लॉग टेबल का यूज अलाउड है, मतलब दिस इज, यू कैन यूज इट।
है ना, लॉग टेबल। कुछ कैलकुलेशंस में आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि लॉग टेबल दी है तो उसको यूज ही करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। आप कैलकुलेशन करने टाइम हो सकता है कि आपका पेपर विदाउट लॉग टेबल भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि बोला है लॉग टेबल का यूज तो हम उसको कहीं ना कहीं जबरदस्ती करें यूज, ऐसा मत करना, ठीक है। और बेटा लॉग टेबल की प्रैक्टिस कर लेना, है ना, कैसे उसको देखना होता है। कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं, ट्राई टू रिवाइज दैट। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो 7th पॉइंट है। आप लोग 7th पॉइंट देख रहे हैं क्या लिखा है? ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बेटा, बहुत बड़ा एडवांटेज। यूजुअली जैसे इसमें क्या लिखा है देखिए, यूज ऑफ ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी। आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। बताओ, यूज ऑफ ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, ओनली रफ स्केच ऑफ ग्राफ इज एक्सपेक्टेड। क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? LPP. एलपीपी मतलब आप एलपीपी का जो क्वेश्चन है ना उसको भी विदाउट ग्राफ बना सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो एन एडेड एडवांटेज। मतलब ये सब मतलब जो बेटा जो भी इन्होंने नए कंडीशंस लेके आए, लॉकडाउन ये फेज रहा है, इन सब के आप ऐसा कह सकते हो कि एडवांटेज है। तो इसमें आपको एडवांटेज कैसे मिल सकता है? हालांकि क्योंकि हो सकता होगा आपने ग्राफ पे प्रैक्टिस नहीं करी होगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस नहीं करी होगी, तो फर्स्ट टाइम ग्राफ पेपर को यूज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रफ स्केच मतलब प्रॉपर स्केल लेके। यूजुअली जब हम पढ़ाते भी हैं तो हम तो ग्राफ पेपर का यूज करते नहीं है। जिसने भी आपको पढ़ाया होगा एलपीपी तो विदाउट ग्राफ पेपर ही पढ़ाया होगा ना, तो आप उस टाइप से भी उस टाइप का रफ स्केच भी बना के, मेजर इसमें जो पार्ट होता है वो क्या होता है मैं बताऊंगा आगे कि क्या क्या हमें टॉपिक वाइज हमें किस किस क्वेश्चंस में क्या क्या ध्यान रखना है। कि जैसे एलपीपी में क्वेश्चन करते टाइम क्या ध्यान रखना है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें किस चीज का ध्यान रखना है, हम बात करेंगे इस पे भी, आगे आने वाला है बेटा वो सब चीजें। तो एक ये पॉइंट है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा एक एडवांटेज मिलेगा। मतलब काफी सारे एडवांटेजेस हैं, है ना। तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत इजी बहुत इजी, बिल्कुल आप टेंशन मत लेना बोर्ड्स के पेपर का। इतने चेंजेस हो गए हैं, सिलेबस भी अभी अपना रिड्यूस हो गया है, डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है। मतलब पासिंग मार्क्स तो बहुत इजीली आ ही जाने हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग 80% आराम से स्कोर कर सकते हो, इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अपन देखते हैं इसमें और आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट स्लाइड अगेन वही बता रखा है कि सेक्शन ए है, कितने क्वेश्चंस हैं, है ना। 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। पेपर पैटर्न से तो आई होप दैट यू गाइज आर वेरी वेल अवेयर, है ना। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो इसमें जो मैं बता रहा था कि आपको सेक्शनल चॉइस मिली है इस बार, है ना। मतलब आपको पूरे एक साथ लिस्ट कर देंगे क्वेश्चंस, और फिर आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको इंटरनल क्वेश्चन में चॉइस है। एक तरह से अगर देखा जाए थोड़ा सा ना मैथ्स भी लगाओ। आप देखो ये सेक्शन बी को देखो थोड़ा सा, सेक्शन बी के जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14, बताओ मुझे कितने क्वेश्चंस होते हैं ये टोटल? हाउ मेनी क्वेश्चंस? 11 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं? 12 क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको करने कितने हैं? 8 क्वेश्चंस। हमें 8 क्वेश्चंस करने, मतलब ऐसा कह सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही एक तरह से चॉइस है, ऐसा भी बोला जा सकता है ना। मतलब 12 में से 8 करने हैं आपको। 4 क्वेश्चंस का बफर दे रखा है बेसिकली आपको, है ना। तो बफर अच्छा खासा दे रखा है हमें, अच्छा खासा बफर दे रखा है। इधर आप देखोगे जो 4 क्वेश्चंस का बफर है तो 8 मार्क्स का एडेड एडवांटेज तो यही हो जाता है कि आपके पास 8 मार्क्स प्लस है। वही 112 मार्क्स का आपको जो मैंने कहा ना, 32 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए कवर करने के लिए। तो आपका जो भी प्रिपरेशन रहेगा, हम आगे बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस की प्रायोरिटी या एक्सपेक्टेशंस या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस पर भी हम बात करेंगे। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, ठीक है। तो ये तो बेटा हो गया आपका पूरा पेपर का स्ट्रक्चर। इसमें किसी को डाउट है पेपर पैटर्न में? दिस इज ऑल योर पेपर स्ट्रक्चर। और ये बात है कि डिलीटेड पोर्शन की, ठीक है। दिस इज नाउ द डिलीटेड पोर्शन। आई होप अब तो आप लोगों ने खैर पूरा अपन ने एक बार सिलेबस कवर कर ही लिया है। मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, जो पोर्शन इन्होंने डिलीट किया है, मतलब ओवरऑल जैसे हर साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो जो पोर्शन इन्होंने डिलीट किया है वो एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि डिफिकल्ट कैटेगरी में आते हैं,
तो वही इन्होंने क्या किए हैं, इस बार डिलीट कर दिए। तो ऑलरेडी जो आपका डिफिकल्ट 22 मार्क्स का आने वाला है, उसमें भी ये जो डिफिकल्ट वाले पोर्शंस थे वो तो हट ही चुके हैं। तो दैट मीन्स वो डिफिकल्ट वाला सेक्शन भी डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स आपके डिलीट हो चुके हैं। तो ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस्ड है। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या चीजें रिड्यूस्ड है। जैसे अगर आप लॉजिक की बात करें तो डुएल का कंसेप्ट हट गया है ना। स्विचिंग सर्किट्स का टॉपिक हट चुका है। मतलब जितने भी डिफिकल्ट वाले जो टॉपिक्स थे, अगर मैं बात करूं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आप बात करो तो पूरा जनरल सॉल्यूशन, सारे जनरल सॉल्यूशन हटा दिए। एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ये क्या था पता है? हाफ एंगल फॉर्मूले थे। साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, हर साल क्या होता था ना, साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, इस पे थ्योरम आती थी, मतलब प्रूफ की थ्योरम आती थी आपसे। जो साइन ए बाई टू का फॉर्मूला है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन ए बाई टू का जो भी फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूले, इसके प्रूफ आते थे 4 मार्क्स में। तो अब वो नहीं आएगा, क्योंकि वो किस चीज में आ चुका है, वो डिलीटेड पोर्शन में हो चुका है ना। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, तो डिलीटेड पोर्शन में आ गया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती थी, वो पूरा पोर्शन हट चुका है। मतलब जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन वाला पार्ट था, तो सिर्फ 4.1 और 4.2 है, दो ही एक्सरसाइज है ना। तो अब ये ऐसे ऐसे कुछ चैप्टर्स है जिसमें आपको बताया कि 2 ही एक्सरसाइज है और 10 ही 10 क्वेश्चंस है। तो ये सब चीजें आप कवर कर सकते हो बहुत स्मार्टली अगर आप बैठो। चॉइस ऑफ सिलेक्शन, मतलब 2 या 3 साल के पेपर आप अगर आप स्टडी करते हो। सर डू वी हैव 2 डिफरेंट पेपर्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, और अ सिंगल पेपर? नो, सिंगल पेपर बेटा, इट्स अ सिंगल पेपर। ओके, तो मीन्स व्हाट, अगर आप 2-4 साल के अगर पेपर देखोगे ना, तो पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही आता है हर साल, सेम स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं आता है बेटा। देखिए वेक्टर्स के अंदर, देखिए आप वेक्टर्स के अंदर एक ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, टेट्राहेड्रॉन, है ना, ये वाले सारे पोर्शन डिलीट हो चुके हैं। जो एक सबसे बड़ा पार्ट लाइन एंड प्लेन की अगर हम बात करें, जैसे इन्हीं दो वेक्टर्स का, चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वेक्टर्स के अंदर यूजुअली आपका, अपन ने देखा था कितने मार्क्स का आ रहा था वेक्टर्स, लगभग लगभग मतलब काफी मार्क्स, 10 मार्क्स का आई थिंक था विदाउट ऑप्शन वेक्टर्स। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें कम चीजें हटी है, मतलब सिर्फ 2 ही थ्योरम हटी है, राइट। सेक्शन दे रखा है, देखो इसमें आप अगर देखोगे तो 6.5 पॉइंट, सॉरी अपना कहाँ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम बात कर रहे हैं 3.3.7। ये जो सेक्शन है ना, इसमें हाफ एंगल फॉर्मुलेज दे रखे हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में हाफ एंगल फॉर्मुलेज आते हैं, नेपियर्स लॉ ये है। ठीक है, आप एक बार सेक्शन देखोगे ना टेक्स्ट बुक का, एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक का सेक्शन मैं बता देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बुक शेयर नहीं हो पा रही है इस पर, मेरा एम तो यही था कि मैं आपको साथ में टेक्स्ट बुक भी शेयर कर दूँ, बट बेटा जो सेक्शन मेंशन है वहां पे ना, जो सेक्शन मेंशन है 3.3.7, तो उसमें हाफ एंगल फॉर्मूले ही आते हैं, नेपियर्स तो आएगा। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, यू कैन आस्क इन द चैट। ओके, अपन एक, मैं आई विल जस्ट गो थ्रू दिस, एक बार मैं इसको और बता दूंगा आपको 3.3.7 में क्या है, तो अपन इसको और कंफर्म कर लेंगे। वैसे हाफ एंगल फॉर्मूले है बेटा, ठीक है, नेपियर्स का नहीं आता उसमें। ओके, चलिए वेक्टर्स का जैसे मैं आपको बता रहा था बच्चों, वेक्टर्स का अगर आप देखोगे तो वेक्टर्स में थोड़ा सा कम चीजें डिलीट हुई है। तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि वेक्टर एक ऐसा टॉपिक हो जाएगा जिसमें आपको थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन करनी है ना, वेक्टर्स में आपको थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अगर आप लाइन एंड प्लेन का देखें तो लाइन एंड प्लेन में काफी पोर्शन डिलीट हुआ है। देखो कितने सारे चीजें डिलीट हुई है, पूरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। तो ये बहुत मेजर सेक्शन है जो डिलीट हो गया। और बिलीव मी, लाइन एंड प्लेन बेटा, इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आपको भले ही लग रहा होगा कि ये चैप्टर टफ है, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आएगा और स्कोरिंग आएगा, क्योंकि ज्यादा चीजें, इसका वेटेज ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है और काफी चीजें डिलीट हो चुकी है। तो एक लाइन एंड प्लेन ऐसा टॉपिक है जो अपने को अच्छे से करना है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, वर्ड प्रॉब्लम सारी हटा चुके हैं आपके लिए, और इजी बना दिया। ऑलरेडी चैप्टर इजी है, उसको और इजी कर दिया है। इससे 6 मार्क्स का आता है ना, 4 मार्क्स का अपन ने देखा था।
देखिए ये पार्ट 1 था बेटा, नाउ दिस इज पार्ट 2। पार्ट 2 को अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, जहां पे डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों पार्ट है। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन में से जो पोर्शन आपको डिलीट किया गया है वो आपका क्या है, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स थे ना, बिल्कुल लास्ट की एक्सरसाइज। ठीक है, बिल्कुल आप टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से कर लीजिए, एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करनी है टेक्स्ट बुक के ही कोई, और सॉल्व एग्जाम्पल्स। बच्ची ने पूछा है कि सर सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के ही आते हैं क्या, तो बिल्कुल बेटा एक्सरसाइज के भी आते हैं, और सॉल्व एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं उसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं यूजुअली। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स मिस नहीं करने, वो तो करने ही है आपको। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक का एक एक सवाल, सॉल्व एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस कर लीजिए। इसके बाहर आपको, हाँ मिसलेनियस भी करनी है बेटा अपने को। ठीक है, मिसलेनियस भी करनी है। मिसलेनियस कोशिश करेंगे कि हम पूरी कवर करेंगे, नहीं हो पाती है कोई बात नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस आप उसके कर सकते हो, है ना, कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, बट करना है मिसलेनियस भी हमें। आते हैं सवाल। ठीक है, ओके। देखिए डिफरेंशिएशन में से बेटा हायर ऑर्डर वाला पार्ट खत्म है, अब इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे आ जाओ। ये इसमें काफी चीजें आपकी डिलीट हो चुकी है, अगेन इसका वेटेज अच्छा था, तो ये एक ऐसा टॉपिक हो जाएगा जो कि अगेन आपको थोड़ा सा फायदा देने वाला है, क्योंकि इसमें से रोल्स थ्योरम हट गई, लेग्रांजे थ्योरम हट गई, अप्रोक्सीमेशन हट गया। तो इसमें से कैसा क्वेश्चन आने वाला है, फिक्स हो जाता है कि इसमें एक तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये आइडिया लग जाता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला। अब बताओ मैक्सिमम मिनिमा का अगर क्वेश्चन आएगा तो वर्ड प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, है ना। अगर मोनोटोनिसिटी का या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन आएगा तो इंटरवल निकालने वाला क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब प्रिडिक्शन भी अपन करेंगे, मैं बताऊंगा बिल्कुल। अभी अपन डिटेल में एक एक टॉपिक को भी समझेंगे, विल अंडरस्टैंड। ओके, समवन इज आस्किंग अनदर डाउट कि थ्योरम्स ही डिलीट हुई है क्या, तो मैं बता देता हूँ बेटा। हाँ, सिर्फ थ्योरम्स डिलीट हुई है ना। जनरल सॉल्यूशन पे क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन सिर्फ थ्योरम्स डिलीट हुई है। जनरल सॉल्यूशन की थ्योरम्स डिलीट हुई है, काफी सारे आगे भी कुछ थ्योरम्स डिलीट हुई है। ठीक है, जैसे इसमें भी अगर आप देखो तो प्रूफ डिलीट हुआ है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का, जैसे मैंने कहा कि प्रूफ डिलीट हुआ है थ्योरम का, लेकिन क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप पे आ सकता है, वो अपन को बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट से निकलता है, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, और इसमें अपन देख लेते हैं बेटा क्या क्या चीजें। ओके, ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बेटा बात इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये एक थोड़ा सा लेंदी चैप्टर हो सकता है। एक सेकेंड, आयुष का डाउट है सर जो डिफरेंशिएशन में 3 इंपॉर्टेंट प्रूफ थे वो भी डिलीट हुए हैं। मैं बता देता हूँ बेटा कौन से प्रूफ हैं। डिफरेंशिएशन के प्रूफ इंपॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं, उसमें से आपको चेन रूल का भी आ सकता है, और जितने अपन ने इनवर्स वाले भी पढ़े हैं मैंने सब बना रखे हैं कि कौन कौन सी थ्योरम्स आपको एक्सपेक्टेड है। वो बस इसके बाद अपनी नेक्स्ट स्लाइड बेटा वही है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा देखो ज्यादा चीजें डिलीट नहीं हुई है, ऑनेस्टली बताऊं तो ज्यादा चीजें डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ एक ही फॉर्म है जो डिलीट हुआ है। समथिंग इंटरेस्टिंग तो था ही छोटा सा, है ना, उसमें कुछ इतना मच वो नहीं है। तो अगेन थोड़ा सा आप ये देखिए कि डिफरेंशिएशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसमें ज्यादा चीजें डिलीट नहीं हुई है। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको काफी एडवांटेजेस चैप्टर रहेगा स्कोरिंग के हिसाब से, है ना। मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स अपन कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखिए काफी चीजें डिलीट हुई है, इसको आप एक एडवांटेज इसका उठा सकते हैं। लिमिट एज अ सम, यूजुअली जो क्वेश्चन आता था टिपिकल होता था, समेशन वमेशन होते थे, लिखने में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में करने में तो ऐसा इशू नहीं है। तो ये भी अच्छा हुआ है कि ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हट चुकी है, मतलब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली। तो दिस इज अगेन एन एडेड एडवांटेज। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का पार्ट हट गया है, तो और आसान हो गया है चैप्टर, प्रिडिक्ट कर सकते हो कैसा क्वेश्चन आने वाला है, प्रिडिक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए मैंने एक स्लाइड बना रखी है मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम्स की, अगर आप देखेंगे तो
तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम एक स्लाइड हमने इसमें शेयर की है कि ये ऐसी थ्योरम्स है जिसका अपने को लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, ये थ्योरम्स पूछी जा सकती है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये वो वाली थ्योरम्स हैं जो डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर की है, 7 प्रॉपर्टी याद आ रहा हो आपको। ठीक है, सातों प्रॉपर्टी बेटा इनमें से जरूर से जरूर एक प्रॉपर्टी 4 मार्क्स में आती ही है, जिसमें से ये जो प्रॉपर्टी 6 है, प्रॉपर्टी 6 के चांसेस ज्यादा है ना। तो ये सब प्रॉपर्टी आप कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। प्रॉपर्टी 6 अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है। सो देखो प्रॉपर्टी 6 बेटा ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, रिपीट भी होती है। तो इसका प्रूफ कर लेना। ये आपकी अगर आप नई टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो उसमें इसका थोड़ा सा प्रूफ रॉन्ग दे रखा है। इन टेक्स्ट बुक एरर है उसमें, है ना, टेक्स्ट बुक में एरर है। तो अगर आपके पास कोई भी गाइड हो या कोई भी अलग मटेरियल हो, इन टेक्स्ट बुक एरर है इसके प्रूफ में, इसके प्रूफ में एरर है प्रॉपर्टी 6 के। ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक की है उन्होंने। तो एज इट इज वहां से मत देखना, कोई दूसरी बुक ले लेना जिसमें और दी प्रॉपर्टी दे रखी हो, या इसका नेट पे भी सर्च कर सकते हो तुम। नेट पे सर्च करोगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। तो ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज है, ये स्क्रीन मतलब कुछ हम बात करें कि कौन सी थ्योरम्स आ सकती है चैप्टर वाइज, मतलब ये अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो इसमें से कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको टफ पड़ेगी। सिर्फ एक प्रॉपर्टी 6 है जो हो सकता है आपको थोड़ा सा, प्रॉपर्टी 6 एंड 7 है ना, प्रॉपर्टी 6 एंड 7 थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हो जाता है इसका। ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ बहुत इजी है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की है बेटा ये प्रॉपर्टीज, है ना, मैं बता देता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल 7 प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेटा आपको बिल्कुल प्रूफ आ सकते हैं। ठीक है, प्रूफ्स पूछे जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ये हाफ एंगल फार्मूला को हम अवॉइड करेंगे, है ना, वो हट चुका है, हाफ एंगल फार्मूला का प्रूफ नहीं आएगा। ठीक है ना, इसको अवॉइड करना, हाफ एंगल फार्मूला नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, बट साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ठीक है, इनके प्रूफ्स आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इनके भी प्रूफ्स पूछे जा सकते हैं, हर बार पूछते ही है। प्रोजेक्शन रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से ये थ्योरम्स आ सकती है। प्रीवियसली हाफ एंगल के भी पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि अब वो डिलीट हो चुका है अपना पोर्शन, राइट। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं। उसके बाद और भी थ्योरम्स आती हैं। वेक्टर पे आ जाते हैं हम। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी 2 ही थ्योरम्स हैं जिसके चांसेस है पूछे जाने के। एक तो जो कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के होमोजीनियस इक्वेशन के जो प्रूफ है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे, तो इसका प्रूफ पूछा जा सकता है। एक एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका प्रूफ पूछा जा सकता है। तो ये 2 प्रूफ्स पूछे जा सकते हैं, ये थ्योरम्स हैं। नंबर्स पे मत जाना, नंबर्स हो सकता है कि मैंने ओल्ड टेक्स्ट बुक से लिया हूं तो चेंज हो जाए। आप मेन जो थ्योरम है उसको समझिए। ये भी एक्सपेक्टेड है कि इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट, हाँ बेटा देखिए, उसके बाद ये कुछ थ्योरम्स है वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स अगेन, जैसा कि सबसे ज्यादा वेटेज भी इसका है, तो वेक्टर से थ्योरम्स पूछी जा सकती है। वो यहाँ पे मैंने लिस्ट कर रखी है कौन कौन सी थ्योरम है यूजुअली। एक ना देखिए, कोलिनियर कोप्लेनरिटी, इसकी क्वेश्चंस आती है। लीनियर कॉम्बिनेशन की जो प्रूफ है उसके बारे में आता है। अपना सेक्शन फॉर्मूला हो गया, है ना, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, तो ये सारी थ्योरम्स आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, देखिए ये सब वेक्टर्स के यहाँ पे दे रखे हैं आपको, वेक्टर्स के थ्योरम्स, वेक्टर्स चैप्टर के कौन से थ्योरम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। इन सब थ्योरम के बेटा प्रूफ अच्छे से प्रैक्टिस करने अपने को। ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन, है ना, ये इंटीग्रेशन आ गया बेटा। इंटीग्रेशन पे भी आपको काफी प्रूफ आते हैं
और जैसा कि आप देख रहे हो मैंने लिस्ट करे यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जिनका प्रूफ आता है। जो एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है ये यूवी रूल वाला, ठीक है। यूवी रूल वाला जो फॉर्मूला है, एक सेकेंड, ठीक है, यूवी रूल, इसका जो बेटा प्रूफ है उसके काफी हाई चांसेस है पूछे जाने के। आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है बाय पार्ट्स, बेसिकली बाय पार्ट्स का प्रूफ है ये, ठीक है, बाय पार्ट्स का प्रूफ। तो 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ये काफी टाइम से पूछा जा रहा है और चांसेस हाई है कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ एक अपन देखेंगे। उसके बाद आप देखो ये कुछ और फॉर्मूले, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, प्रूफ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे ना एक मैंने कुछ स्लाइड बनाई है मस्ट डू क्वेश्चंस की, कि ऐसे ऐसे कोई चैप्टर्स हैं या हर चैप्टर में इनफैक्ट कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अपन, ये तो वो क्वेश्चन है बेटा जो आपको करने ही है ना, मतलब दीज आर सच क्वेश्चंस जो हम कर ही ले तो हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। जैसे लॉजिक की अगर हम बात करें तो प्रिडिक्शन जो है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव और ट्रुथ टेबल। एक बार को आप निगेशन नहीं भी करो, हालांकि निगेशन का भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बट कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, ट्रुथ टेबल ये तो आपको करना ही है सबको। देखो ये मस्ट डू क्वेश्चन का मतलब ये है कि सिर्फ इतने ही करने से हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो आप कर ही लेना, ठीक है। इट्स दैट पर्टिकुलर जार्गन, ओके। मैट्राइसिस से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उसको सॉल्व करने का मेथड ऑफ इन्वर्जन से करना पड़ेगा, जो एडजॉइंट मेथड होती है बेसिकली, उसका एक सवाल जैसे आएगा आपको। तो ये सब ऐसे अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आएंगे ही आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो एमसीक्यू में प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है, साइन रूल पे, कोसाइन रूल पे, इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना, प्रोजेक्शन फॉर्मूले पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। tan इनवर्स की जो सम के क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपर्टी के, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले, है ना, वो क्वेश्चंस जरूर आते ही आते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर आप बात करोगे तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 4.2 से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 4.1 से ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर लिखे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ से बिल्कुल चांसेस है क्वेश्चन आने की। वेक्टर्स के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मैंडेटरी कि ऑल सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको सारे करने हैं वेक्टर्स के। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना कि वेक्टर्स के केस में, है ना, वेक्टर्स के केस में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जरूर करें। और खासकर जो वर्ड प्रॉब्लम वाले ना, ज्योमेट्री वाले होते हैं, जिसमें ऐसा पूछा जाता है कि भाई मीडियन है, ट्राइंगल में कोई मीडियन ड्रॉ करिए तो पैरेलल टू थर्ड साइड, या कुछ और भी ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है कि क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो बनेगा फिगर वो पैरेललोग्राम होगा, ये वेक्टर मेथड से प्रूव कीजिए। तो ये सब जो क्वेश्चंस है ना वर्ड प्रॉब्लम वाले, ये बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है। सॉल्व्ड एग्जांपल्स। लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन का आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे ब्लैंक रख रखा है, एलपीपी का भी मैंने ब्लैंक रख रखा है। अभी मैंने बेटा ब्लैंक इसलिए रखे हैं क्योंकि मैं आपको यहीं पे साइड में लिख के बता देता हूँ कि कौन से उसमें से पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन की अगर आप बात करोगे तो आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। देखिए लाइन एंड प्लेन में से आपने लाइन पढ़ा होगा, एक तो आपको आएगा कि भाई लाइन की इक्वेशन निकालने वाले क्वेश्चंस, है ना, लाइन की इक्वेशन निकालने वाले क्वेश्चंस। तो लाइन की इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस आएंगे, अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। क्या ध्यान रखना होता है, एक तो ना आप ये डायरेक्शन रेशियो वाला जो पार्ट है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बाकी जो के क्वेश्चंस आएंगे ना वो 3 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी होती है, और प्लेन से एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। प्लेन से जो क्वेश्चन आता है आपको उसे प्रॉपर प्लेन की इक्वेशन निकालनी होती है, ठीक है। हालांकि अभी तो बहुत सारा पार्ट इसमें से अपन ने देखा था कि डिलीट हो चुका है ना, टेक्स्ट बुक अभी इसमें एक्चुअली मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो
मैं आपको ऐसे ओवरऑल बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लाइन एंड प्लेन के बारे में। ये अपना बेटा चैप्टर हो जाता है 5th। तो एक्सरसाइज 5.1 की अगर मैं बात करूं तो किस पर्टिकुलर टाइप के कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मेरा टेक्स्ट बुक ओपन हो रहा है, तब तक अपन एलपीपी पे बात कर लेते हैं। एलपीपी पे फिक्स है कि आपको ग्राफिंग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ग्राफिंग सॉल्यूशन, वो जो आपने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कॉर्नर पॉइंट मेथड अपन ने पढ़ी है, उसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, कॉर्नर पॉइंट मेथड के बारे में, है ना। जो कॉर्नर पॉइंट मेथड है ना, कॉर्नर पॉइंट मेथड, उस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कुछ कुछ टिप्स होती हैं कि आप जब एलपीपी का क्वेश्चन करोगे या आप जैसे लाइन और प्लेन का भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो लाइन और प्लेन के क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आप फिगर बनाओ, है ना, आप विदाउट फिगर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको लाइन एंड प्लेन का, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कहते हैं कि 2D में फिगर बनाना जरूरी है, तो इसमें ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है लाइन एंड प्लेन में। आप बिना फिगर के भी क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा, लेकिन एलपीपी है तो उसमें तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना ही है। हर चीज को मेंशन करना भी जरूरी है। मैंने आगे कुछ कुछ आपके जो टॉपर्स की कॉपी है उनके कुछ प्रेजेंटेशन उन्होंने कैसे किया है वो भी मैंने शेयर किया है इस स्लाइड में, अभी आगे अपन शेयर करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग, एलपीपी का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, फिक्स है। लाइन एंड प्लेन में आप डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज पे सवाल आएगा। मैं और बता देता हूँ बेटा लाइन एंड प्लेन से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड, ये तो अपना 6 चैप्टर हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर, 6.1। ओके, कौन से क्वेश्चंस हैं जिसकी प्रायोरिटी जैसे है कि हाँ ये क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या कंसेप्ट्स। ठीक है, ठीक है। देखिए, अगर आप 6.1 की बात करोगे ना बच्चों, एक तो इसमें ना आपको देखिए स्क्यू लाइन पे 6.1 में स्क्यू लाइन नहीं है। ओके, ठीक है। 6.1 की अगर हम बात करें तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, दीज आर स्मॉल क्वेश्चंस। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इस पे एक सवाल आ सकता है। ये जो सवाल आ सकता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पे 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल पूछा जाएगा, सिंपल, आपको वेक्टर इक्वेशन लाइन की निकालनी रहेगी। आपको कुछ टिप्स ये देना चाहूंगा कि बेटा जब भी आप वेक्टर्स के या लाइन और प्लेन के क्वेश्चन करें तो वेक्टर जब भी लिखो तो वेक्टर के ऊपर ना सिंबल जरूर लगाना। यूजुअली जब अपन सॉल्व करते हैं तो अपन जब सॉल्व करते थे तब तो अपन i प्लस जे प्लस के ऐसा लिख के छोड़ देते थे, लेकिन एग्जाम में ये चीज मत करना, प्रॉपर सिंबल्स जरूर लगाना, खासकर वेक्टर के टाइम पे, है ना। और लाइन प्लेन और वेक्टर्स में तो ये सब चीजें सिंबल्स बहुत मैटर कर जाएंगे आपके, है ना, कि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का सिंबल, नॉर्मल वेक्टर है तो नॉर्मल वेक्टर का सिंबल, इन सब के मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं, पेनल्टी लगती है इन पे। ठीक है, देखिए, और इसमें जो आपको कंसेप्ट है वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, है ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, इस पे सवाल आने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं कि भैया एक पॉइंट है उसका लाइन से डिस्टेंस, है ना, इस पे सवाल आता है। स्क्यू लाइंस पे आपको इस पे क्वेश्चन आता है, स्क्यू लाइंस पे कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, वो भी आता है, स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ मेजर ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही है ना, स्क्यू लाइंस पे आएगा ही। उसके बाद प्लेन में अगर आप बात करोगे तो प्लेन के अंदर भी क्या आता है कि फैमिली ऑफ प्लेन का जैसे एक सवाल आ सकता है, फैमिली ऑफ प्लेन का कि 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन निकल रहा है, वो भी है इसमें अपने पास, है ना, वैसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं अभी आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, जस्ट थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो और इसमें बेटा एक्सरसाइज तो कम ही है, देखो 2 ही एक्सरसाइज है, 6.1 एंड 6.2। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं प्लेन पे। प्लेन के अंदर आपको डेफिनेटली वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी, अलग अलग फॉर्म्स दे रखे हैं, है ना। ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो प्लेन का, नॉर्मल वेक्टर पता हो तो कैसे निकालना है प्लेन की इक्वेशन, तो प्लेन की इक्वेशन के लिए भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। खासकर आपको ना प्लेन की जो इक्वेशन है, तो प्लेन की इक्वेशन कई बार आपसे कार्टेशियन फॉर्म में पूछ लेते हैं, कई बार वेक्टर
वेक्टर फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो इसके भी पीछे मुझे आपको एक नोट ये देना है कि अगर मान लीजिए सवाल वेक्टर फॉर्म में दे रखा है और आप उसको कार्टेशियन में सॉल्व कर रहे हो और आपने आंसर कार्टेशियन फॉर्म में ही छोड़ दिया, तो इस पे पेनल्टी होती है। अगर प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो आप कार्टेशियन में सॉल्व भी कर लो, उसके बाद उसको वापस से वेक्टर फॉर्म में लेके आना है। इस चीज का ध्यान रखना है। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? कोई भी लाइन एंड प्लेन का जो क्वेश्चन है ना, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में अगर चेंज करते हो तो डिपेंड आंसर उसी फॉर्मेट में आपको लीव करना है जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन में दे रखा था। सब चीज कार्टेशियन में दे रखी है तो आप कार्टेशियन में आंसर रखो, सब चीज वेक्टर में दे रखी है तो आप भले ही कार्टेशियन में सॉल्व कर लो पर वेक्टर के अंदर आंसर छोड़ना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्लेन के अंदर? तो बेटा प्लेन के अंदर तो जो मैंने बताया फैमिली ऑफ प्लेन्स है ना, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो तीसरा प्लेन पास होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस, सो दैट कैन बी आस्क्ड। एंगल बिटवीन प्लेन वाला पार्ट तो सब कैंसिल ही हो चुका है, तो एडवांटेज हो गया हमें यहाँ पे। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो डायरेक्ट फॉर्म पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आने वाले हैं लाइन एंड प्लेन से, है ना। डायरेक्ट फॉर्म पे बेस्ड, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, दैट्स इट। तो अगेन स्कोरिंग हो गया ये, है ना। थोड़ा सा आपको जो चैप्टर लेंदी पड़ेगा वो मैंने यहाँ पे लिखे भी है, वो डिफरेंशिएशन चैप्टर लेंदी पड़ेगा। यूजुअली मैंने यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ी थी इन सब जगह पे कि ताकि मैं यहाँ पे पेन से लिख पाऊँ, बट अभी वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर वाइज ही बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो आप, है ना। डिफरेंशिएशन की अगर आप बात करो तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता ही है, फंक्शन की पावर में कुछ फंक्शन। ठीक है, आपको और कैसा क्वेश्चन आ सकता है? इनफैक्ट डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है ना, उसके तो मैंने आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख भी रखे हैं। देखिए आपको बताता हूँ, आई विल जस्ट शो यू। ये देखिए, ये डिफरेंशिएशन के ना मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए, कुछ एग्जांपल्स भी सिलेक्ट किए, आप देख सकते हो। चूंकि ये मुझे पता था टॉपिक बड़ा है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर रखा है। ये क्वेश्चंस तो आप कर ही लेना, है ना। एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं भी पीडीएफ शेयर करूंगा, तो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, है ना। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके, लॉगरिथम वाले भी हो जाएंगे, पैरामीट्रिक वाले भी हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन का, जिसमें कभी आपने ऐसे देखे होंगे ना, अंडर रूट ऑफ 10x, फिर अंडर रूट ऑफ 10x, मतलब अंडर सक्सेसिवली जो है नेस्टेड स्क्वायर रूट्स हैं, उस पर कोई डिफरेंशिएशन का आगे आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये मैंने पूरे सिलेक्शन आपको कर रखा है, डिफरेंशिएशन का एक मैंने बता रखा है, ये सब आपको शेयर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, आई मीन डिफरेंशिएशन चैप्टर से। चूंकि बड़ा चैप्टर था तो लिस्ट करा है मैंने। ऐसे में आपको सारे चैप्टर्स का एक लिस्टेड कि कौन कौन से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, ये शेयर कर दूंगा, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आई विल शेयर दैट। देखिए सारे अगर हम बात करें और डिफरेंट टॉपिक्स की, है ना, आई विल जस्ट टॉक अबाउट अदर टॉपिक्स। एओडी की अगर मैं बात करूं तो एओडी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन मैंने आपको बताया पूछा जाता ही जाता है ना। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब चीजें पूछी जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आसान पड़ेगा आपको, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, बहुत इजी पढ़ने वाला है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, जैसे डिफरेंशिएशन के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके बता रखे हैं, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको अभी एक रफ आइडिया देता हूँ कि बेटा क्या क्या पूछा जा सकता है, आपको क्या क्या करना है। अब देखिए आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपने प्रैक्टिस करी हो, कई बार ऐसा होता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जब क्वेश्चन आता है तो हम उसमें कई बार उलझ जाते हैं, भले ही वो क्वेश्चन हमारा किया हुआ हो। अगर आपको सारे फॉर्म्स या कुछ भी चीज याद नहीं आ रही है, कोई एक भी स्टेप, तो अगर आपको लग रहा है कि पेपर के टाइम पे आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सर ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके सकते हैं ना, बेटा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। ऑप्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ऑब्जेक्टिव होता तो बात थी, है ना।
तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते ऑप्शंस को। हाँ एमसीक्यू में आता है तो आप कर सकते हो, बट वैसे क्वेश्चंस आएगा तो आप नहीं कर सकते। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जब सवाल आए, जो भी फॉर्म है अगर आपको रिकॉल हो जाता है और आप कर लेते हो, सपोज कई बार होता है हम अटक जाते हैं सवाल में, तो स्किप कर देना, बार बार उस पर वेस्ट मत करना टाइम, क्योंकि आप टाइम अगर वेस्ट करने लग जाओगे उससे इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन पे, ठीक है, उसका अगर कोई तरीका है तो वो वैसे ही सॉल्व होगा, वो रिकॉल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट, है ना। अपन आगे स्किप कर सकते हैं, दूसरे और भी क्वेश्चंस रहेंगे जिससे आप स्कोर कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है बेटा, ठीक है ना, ढंग से देखा जाए तो सिर्फ एक एक्सरसाइज है। उस एक एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और खासकर आपको इसमें जो क्वेश्चंस आने की जो चांसेस रहते हैं, वो जो अपन ने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, a to b fx dx इक्वल्स टू, बताइए क्या थी, किंग्स प्रॉपर्टी याद है? इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है, किंग्स प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, या हनुमान प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, है ना। इस पे चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा, और खासकर ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्व क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है चांसेस होते हैं कि आ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पैराबोला और लाइन का, मतलब बेसिक क्वेश्चन आएगा आपको। वैसे भी इसमें जो एक ही एक्सरसाइज है, वो एक ही एक्सरसाइज के आप सिर्फ एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन कर लोगे तो इट विल बी इनफ, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है, पैराबोला है एरिया निकालना, सिंपल क्वेश्चन है, पैराबोला दे रखा है, लाइन है, और आपको एरिया निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, सॉल्व कर दिया। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो ग्राफ बना रहे हो इसमें ग्राफ के मार्क्स हैं, इसके अंदर ग्राफ के आपको मार्क्स मिलते हैं, ग्राफ के इसमें आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ 2 मार्क्स कैसे मिलते हैं। मतलब आपको जो एरिया निकालना है ना, उसको शेड करने का भी 1 मार्क है। अगर आपने सिर्फ ग्राफ बना लिया और एरिया शेड नहीं किया तो फिर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना इसके ऊपर, है ना। तो जब भी आप ग्राफ बनाते हो और एरिया जो भी आपको पूछा गया है उसको शेड करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शेडिंग के मार्क्स मिलते हैं। एलपीपी के अंदर भी इस चीज का ध्यान रखेंगे, एलपीपी के अंदर भी बच्चों शेड करना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट याद आया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो सी का साइन होता है ना, प्लस सी, वो लगाना जरूरी है जब भी आप सॉल्व करो। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये मतलब क्या क्या सिंबल्स और नोटेशंस जिसका हमें ध्यान रखना है, ये मैं बिल्कुल अभी आपको आगे बताऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ शेडेड की जगह आप ऐसे क्रॉस करके लाइंस भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा शेड करना जरूरी नहीं है, जस्ट आप क्रॉस करके लाइन भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे सवाल आ सकता है, एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एमसीक्यू में इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे ऑर्डर, डिग्री, 1 मार्क के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे, उसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चूंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हट चुका है, तो अगेन ये वाला जी टॉपिक जो है वो इजी पड़ जाता है आपका, इजी हो जाता है टॉपिक। इसके बाद के जो दोनों टॉपिक है बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो आपको क्वेश्चन आएगा वो रैंडम वेरिएबल और एक पूरी टेबल के साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे एक क्वेश्चन आना ही आना है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे। इसमें आपसे वेरिएंस पूछेंगे और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछेंगे, रैंडम वेरिएबल का मीन भी पूछेंगे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, तो ये सवाल आएंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बेस थ्योरम हो गई, या मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको मीन का सवाल पूछा जा सकता है ना, वो क्वेश्चन आ सकता है। बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन आ सकता है ना, ये सब चीजें आ सकती हैं, क्योंकि इनका बेटा जो डिलीटेड पोर्शन है, वैसे भी ये टॉपिक छोटे हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो थी ही एक एक्सरसाइज, अब वो एक्सरसाइज ही कर लोगे तो इनफ हो जाएगा। ये सब स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। देखिए मैंने एक लिस्ट भी बना रखी है कि कौन से चैप्टर्स आपको स्कोरिंग है ना, या इजी है, जो जो शॉर्ट चैप्टर्स हैं, है ना, बेस्ड ऑन द लेंथ, चैप्टर बेस्ड ऑन द लेंथ। आप अगर देखो बहुत ध्यान से तो देखिए ये जो कुछ चैप्टर्स हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनको तो आप कर ही लेना। लॉजिक
छोटा चैप्टर है, एक ही एक जैसी चीज है। मैट्राइसेस छोटा है, पूछो क्यों छोटा है, क्योंकि उसमें इनवर्स का ही सवाल आने वाला है ना, वही चीज है उसमें, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है उसमें। तो मैट्राइस छोटा चैप्टर है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन छोटा चैप्टर है, सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशन जो होती है ना, वही आने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एक ही एक्सरसाइज है, एलपीपी एक ही एक्सरसाइज है। अगर आप इन चैप्टर्स को देखोगे तो 28 मार्क्स कवर हो रहे हैं। मतलब अगर आपने यही चैप्टर अगर कर लिए अच्छे से, तो अगेन अगेन वो तो शॉर्ट शॉर्ट है ही बेटा, ठीक है। और उसके बाद एमसीक्यूज भी रहेंगे हमारे पास, है ना। तो ये शॉर्ट चैप्टर्स हैं। लॉजिक से आपको ट्रुथ टेबल में 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है लॉजिकल इक्विवेलेंस के लिए, है ना। मैट्राइसेस में इनवर्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, जब इनवर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगेन वो भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 3 मार्क्स आएगा ही। एलपीपी में तो आपको पता ही है, वो तो 4 मार्क्स में पूछा जाता है, एक पूरा ग्राफ होता है, तो सारे क्वेश्चन उसके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगेन इस तरह से अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा वेटेज हो जाता है, ठीक है। ये मॉडरेट लेंथ के क्वेश्चन है बेटा, है ना, मतलब चैप्टर्स हैं। जैसे लाइन एंड प्लेन, वैसे तो लाइन एंड प्लेन बड़ा चैप्टर था, पर उसमें से काफी पोर्शन डिलीट हो चुका है, तो ये मॉडरेट में आ चुका है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव भी लेंथी चैप्टर था, पर डिलीटेड पोर्शन के कारण ये मॉडरेट में आ चुका है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी और बीडी 37 मार्क्स टोटल इसमें जो है बन रहे हैं। मतलब अगर आप सिर्फ ये मॉडरेट और शॉर्ट चैप्टर्स को देखोगे तो 30, 40, 50 और 65 मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 80 65 मार्क्स, मतलब या ऐसा देख लो 112 जो थे उसमें से 65 मार्क्स, तो कितना हो जाता है, लगभग मतलब मोर देन 50% हो जाता है। तो आप ये दो जो है इन्हीं में से मोर देन 50, इनफैक्ट अगर मैं आपसे बताऊं तो पीडी बीडी भी आप बहुत इजीली कर सकते हो बच्चे। स्कोरिंग हो गए ये टॉपिक, पीडी और बीडी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी स्कोरिंग टॉपिक है और बीडी भी स्कोरिंग टॉपिक है। ये सारे जो टॉपिक्स है ना इधर से शॉर्ट वाले, ऑल स्कोरिंग टॉपिक्स, ऑल स्कोरिंग चैप्टर्स, ठीक है। हाँ, बात आती है लेंदी चैप्टर्स में। तो लेंदी चैप्टर्स के अंदर देखो वेक्टर आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया और डेफिनेट। अगर आपको लगता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे सपोज, तो थोड़ा सा स्मार्टली आप इसमें खेल सकते हो। आप ना इसके सिर्फ प्रूफ्स कर लो, मैं लिख के दे रहा हूं, प्रूफ का आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा, जो मैंने 7 प्रॉपर्टीज लिखी है। कर ही लेना बच्चों, ठीक है, कर ही लेना। आपके भी कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो टिल नाउ, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। अभी तक जो मैंने बताया उसमें कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो पूछ सकते हो बेटा, रेज हैंड कर लो, आई विल आंसर द क्वेरी। ओम पूछिए बेटा, बताइए। थैंक यू सर। सर सर जब भी हम लोग किसी सम को कैलकुलेट करने के टाइम पे जो स्टेप्स लिखते हैं, मतलब जो हम लोग जो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन के अंदर जो वोकैबुलरी यूज करते हैं, तो वहां पे मॉडरेटर या फिर मार्क्स काट सकते हैं? हाँ, वो जो आप फ्रेजेस की बात कर रहे हो कि हम क्या फ्रेजेस यूज करते हैं, देखिए फ्रेजेस जो इनफैक्ट फ्रेजेस की बात कर रहे हो राइट, कि देयरफॉर दिस एंड सिंस एंड ऑल दीस काइंड ऑफ फ्रेजेस राइट। एक्सप्लेनेशन वो सब, देखिए आप कम फ्रेजेस भी यूज करोगे तो काम चल जाता है। आपकी जो कैलकुलेशन की स्टेप है वो सही होनी चाहिए। आप लिमिटेड फ्रेज यूज करके भी पूरे मार्क्स ले सकते हो, बट आप एटलीस्ट इतना लिख दो कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अगर आप इतना लिख के भी प्रॉपर सारी स्टेप्स मेंशन करोगे तो इट्स इनफ। जैसे अब एलपीपी की अगर मैं बात करूं तो एलपी, या जैसे इनवर्स की अगर अपन बात करें, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो मैट्रिक्स का, तो कुछ फ्रेजेस ऐसे जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सुनना कैसे, मान लो उसने बोला कि इनवर्स निकालिए मैट्रिक्स का, और आपने सीधा इनवर्स निकालना शुरू कर दिया, वहां आपके मार्क्स कटेंगे। बताता हूं क्यों। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। ये जो एक लाइन है ना, इनवर्स एग्जिस्ट, इसका ही सीधा सीधा हाफ मार्क्स होता है। समझ आ रही है मेरी बात? yes, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आप फ्रेजेस अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। कि आप सोचे हम डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ में है, कुछ में आप कर सकते हो डायरेक्टली, कोई इश्यू नहीं है।
जैसे इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में तो आप डायरेक्टली स्टेप्स लगाते जाओ, सॉल्व करते जाओ, है ना। एलपीपी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको ना जैसे अब सब्जेक्ट टू द गिवन कॉन्स्टेंट्स ये लिखना ही चाहिए, सब्जेक्ट टू द गिवन कॉन्स्टेंट्स तो ये लिखना ही पड़ेगा। तो कुछ कुछ में फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हर जगह फ्रेजेस यूज करो, ठीक है, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। एक ओवरऑल आपका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ठीक दिखना चाहिए, डिडक्टिव होना चाहिए आपके स्टेप्स, कि सामने वाला जो टीचर है या चेकर है वो डिडक्ट कर पाए कि हाँ इस स्टेप के बाद आपने ऐसा किया, ठीक है। यस सर। एंड सर वन मोर थिंग। हाँ पूछिए। सर जो क्वेश्चंस के अंदर हम लोग जो डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, जैसे वेक्टर्स के अंदर वो जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स रहते हैं, वो पेन से करना है पेंसिल से? नहीं देखिए, पेंसिल से आप इसको बनाइए, आप पेन से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेंसिल से बनाते हो तो इट्स अ बेटर थिंग, ठीक है, पेंसिल से अच्छा लगता है। यूजुअली इसमें बच्चों को एक डाउट होता है, सर पेंसिल से बनाएंगे तो हो सकता है सामने वाला मिटार दे, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं कुछ बच्चे, बट ऐसा बेटा होता नहीं है ना। आप पेंसिल से बनाएंगे तो इट विल लुक गुड, ठीक है। पेन से भी बना सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि हमें पेंसिल से ही बनाना है, इट शुड लुक गुड, अच्छा दिखना चाहिए और सही होना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मच इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। थैंक यू सर। अविनाश, अविनाश बताइए क्या डाउट है। सर आपने बोला कि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब पहले करना चाहिए चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स। जैसे वो उसमें आपको पता है कि गिनती के 8-10 ही क्वेश्चन है बेटा, है ना, बहुत आसान है वो, उसमें एक ही एक्सरसाइज आने वाली है। सर मगर उसके लिए पहले डेफिनाइट इंटीग्रेशन भी तो करना ही पड़ेगा ना सर अच्छे से। नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा कि आपको बस आपको बेसिक, क्योंकि आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो आप उसमें पहले तो कैटेगरी समझिए, आपको पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया निकालना है, ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। तो वो क्या होगा, उसमें तो इंटीग्रेशन एक ही स्टाइल का यूज होने वाला है, या तो दो पैराबोला पैराबोला के बीच का वो निकालना है, तो उसमें इतनी वैरायटी नहीं है, तो आप बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन करे भी कर सकते हो, दैट यू कैन डू, है ना, वो हो जाएगा। आप थोड़ा सा उसका कैटेगरी समझना कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं आपको देखिए उसमें ज्यादा वैरायटी नहीं है बेटा आपके उसमें, है ना, जो टेक्स्ट बुक दे रखा है ना उसमें ज्यादा वैरायटी नहीं है, ठीक है, इवन पैराबोला पैराबोला वाले क्वेश्चंस भी नहीं है आपको, बहुत कम क्वेश्चंस हैं, तो दैट कैन बी इजीली डन। और किसके डाउट्स हैं आयुष? और सर अच्छा सर इंडेफिनाइट करते टाइम पे ना सर, अभी कौन से सर में सम स्टार्ट करते टाइम पे ना सर जरा ट्रिक लगाना पड़ता है, तो सर वो ट्रिक याद नहीं होता है, यही नहीं होता, मतलब क्लिक ही नहीं होता। तो सर उसके लिए क्या करना है? हाँ उसके लिए बेटा आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, देखिए एक तो सारे जो फॉर्म्स है ना, जितने भी हमारे फॉर्म्स हैं, ये सब फॉर्म्स जो है ना, एक पहले तो आप सारे देख लो कि यार ये 15-20 फॉर्म्स हैं, है ना, और थोड़ा सा अगर आप उन फॉर्म्स को रिकॉल करना, मतलब आपको याद रखने पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक है, ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन से भी होते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो इसमें तो आपको बेटा फॉर्म याद रखने पड़ेंगे, और डेफिनेटली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको काफी प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस लगी। कई बार करा हुआ क्वेश्चन भी जब अपन पेपर में देखते हैं तो अपने को क्लिक नहीं होता है कि ये कैसे होगा, इसलिए जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, तो इसमें आप टाइम दें, लेकिन इसको थोड़ा सा आखिरी में प्रिपेयर करें, है ना, पहले आप ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना इनको पूरा मजबूत कर लें, फिर इसमें आप थोड़ा सा टाइम दें। फॉर्मूले तो आपको सारे लिखने ही पड़ेंगे सारे चैप्टर्स के, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, दैट यू हैव टू डू, ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। 10th में कंपल्शन था पेन से करना है बेटा, ये है ना, आपको नोटिफिकेशन जो है ना वहीं पे लिखा होगा, कई बार इंस्ट्रक्शन में भी लिखा होता है कि डायग्राम आपको पेन से बनाना है कि पेंसिल से, आप पेन से बना दीजिए तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन, मतलब पेन से भी बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेंसिल का अगर डाउट हो रहा है तो आप पेन से बना दीजिए, 10th में कर रखा है तो आप पेन से बना दीजिए, बाकी नोटिस आया है कि नहीं दैट आई हैव टू चेक, बट आप बना सकते हो, एक तो सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है बेटा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जब चेकिंग होती है ना कॉपी की, तो थोड़ा सा मेंटल मैचिंग भी करते हैं चेकर्स। सपोज मैं अगर आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ और आपने, क्या होता है बेटा मैं आपको बताता हूँ, कई इनफैक्ट
कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ना गलत क्वेश्चन उतार लेते हो, ऐसा होता है। आपने गलत क्वेश्चन cos थीटा की जगह sin थीटा लेके उतार लिया, और आपने क्वेश्चन भी हो सकता है पूरा सही सॉल्व किया हो। तो मेंटल मैचिंग हुई जाती है। मेंटल मैचिंग करते हैं, मैं वो वाला सिनेरियो बता रहा हूं आपको कि जैसे आपके सारे क्वेश्चन सही आ रहे थे, आपने रॉन्ग, तो उसमें भी कुछ एक मिनिमम मार्क्स होते हैं जो आपको कई बार मिल जाते हैं स्टेप्स के। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर क्या करें, क्वेश्चन ही गलत उतार लें सारे और उसको सही सॉल्व करें, इसका मतलब ये नहीं होता। वो मेंटल मैचिंग से समझ में आता है कि यार प्लस की जगह माइनस हो गया लेकिन सॉल्व सही किया, तो आपको हाफ मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसा भी किया जाता है। तो इसलिए इतना लोड आपको नहीं लेना है कि हमें पेन से ही करना है कि पेंसिल से, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब बेटा अपन आ जाते हैं पेपर को लिखने की, जो हम टिप्स की बात कर रहे हैं। सर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के हर सम में डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसमें इंपॉर्टेंट है, एलपीपी में इंपॉर्टेंट है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बनाना इंपॉर्टेंट है। बाकी जरूरी नहीं कि आप डायग्राम बनाओ, मतलब एल जो अपना लाइन एंड प्लेन है उसमें भले ही आप विदाउट डायग्राम सॉल्व कर दो चलेगा, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इवन वेक्टर्स में भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सोचो कि मैं ये वेक्टर्स हैं इधर से जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं और मैं फिर उसका बनाऊं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉट नेसेसरी, लेकिन हाँ इसमें जरूरी है। ठीक है, ये देखिए बेटा, आपको ना टोटल 3 आवर्स का पेपर होता है। 3 आवर्स का पेपर होता है, मतलब आपके पास 180 मिनट्स हैं। मैंने एक रफ टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा आपको इसमें एक बताया है कि आप कैसे टाइम मैनेज करें। आपके पास 4 सेक्शंस हैं बेसिकली। ठीक है, यू हैव 4 सेक्शंस। ठीक है, बस अपना ऑलमोस्ट एंड पे ही है बेटा सेमिनार। ठीक है, तो 4 सेक्शंस हैं। ठीक है, देयर आर 4 सेक्शंस, और मार्क्स के हिसाब से जैसे 5 क्वेश्चंस जो है ना, इसमें से 4 मार्क्स के आने वाले हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, अगर आप देखोगे तो 8 मिनट्स, 6 मिनट्स, 5 मिनट्स। जो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, एमसीक्यूज छोटे छोटे, उनके लिए 3 मिनट्स इनफ है। हालांकि इसमें एक मार्क के भी क्वेश्चन है जो आप काफ़ी जल्दी कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह से जो आपका सेक्शन डी है वो लगभग आपको 40 to 45 मिनट्स उसको देना है। ठीक है, फिर आपका जो सेक्शन सी है जिसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उसको आप लगभग वही 50 मिनट्स। ठीक है, मतलब 50-50 मिनट आप ऐसे दे सकते हो सेक्शन बी और सी को, और बाद में जो 40 मिनट और आधा घंटा 36 मिनट, ऐसे करके 165 मिनट्स कुछ हो रहे हैं। मतलब आपको बेटा आखिरी में ना 15 मिनट का बफर, 10 से 15 मिनट का एक बफर रखो। कोशिश करो कि आप पहले कर लो पेपर 10 से 15 मिनट, ताकि अगर हमने थ्रू आउट कहीं पे, मान लीजिए कई बार होता है कुछ गलतियां हो जाती है क्रॉस चेक करने टाइम, तो उसको आप ठीक कर सको। कोशिश यही करो। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं है कि आप, मतलब आपको पूरा सॉल्व करने की एकदम इतनी जरूरत नहीं होती। हल्का सा भी सॉल्व करके अगर आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, दैट यू कैन राइट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बेटा अपन, देखिए 164 मिनट्स है ना, 164 मिनट्स आउट ऑफ 180। ठीक है, तो ये 164 मिनट्स मतलब 15 मिनट्स बच रहे हैं आपके लगभग यहाँ पे, इसको यूटिलाइज करना है आपको। अच्छा, आप देखोगे मैंने इसमें जो सीक्वेंसिंग रखी है वो सेक्शन डी, सी, बी, ए। आपको बेटा एग्जाम के टाइम पे सेक्शन डी को ही पहले करना है। ये चीज आप याद रखें कि हम सेक्शन डी ही पहले करेंगे। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग जब करते हो पेपर की, ठीक है, तो आप में थोड़ा से आप फ्रेश भी होते हो, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपका मैक्सिमम कवरेज हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है बेटा, ड्यूरिंग द पेपर आप थकते भी जाते हो, आपका माइंड भी थकता जाता है ना। तो अगर आप ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन एंड में करोगे तो कई बार वो छूट भी जाते हैं, क्योंकि हम कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ही बहुत ज्यादा उलझ भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करोगे, मतलब एक्चुअली ज्यादा मार्क्स को पहले ग्रैब करो, तो सेक्शन डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करा करो। तो ये एडवांटेजेस है इसके, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। ठीक है, ये मैंने लिखा भी है कि क्या क्या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। तो ये सब टेक्निक्स, टिप्स फॉर राइटिंग द थ्योरी पेपर, सीक्वेंस ऑफ द सेक्शंस, ये मैंने आपको बताया है कि सेक्शंस का सीक्वेंस क्या रखना है आपको, है ना। सबसे पहले डी करना है, फिर बी, मतलब फिर रिवर्स ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में आपको करने हैं। ठीक है,
है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक का सही है, तो 2 डिजिट्स तक का बेटा अपने को रहता है, इसमें मेंशन भी था आपके इंस्ट्रक्शन में। और जो आंसर होता है ना बेटा, अगर मान लीजिए अगर आपने आंसर में कोई गलती भी करी है तो उसका फिर अगर आपकी सारी स्टेप, देखिए स्टेप मार्किंग है, पहली बात मैं आपको बता दूं स्टेप मार्किंग है, तो आप ना आंसर पे ही ज्यादा फोकस मत करो। आंसर आता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ आंसर ही सही लाना है, वो तो लाना ही है। मैं सोचूं कि 3 स्टेप करके मैं डायरेक्ट या तो आंसर लिख दूं तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें कुछ जैसे अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो आपको अगर कोई आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे मेंशन करनी है, आपने ये यूज करी, उसके मार्क्स हैं, है ना, फॉर्मूला मेंशन के मार्क्स होते हैं। तो ऐसे करके सारे स्टेप्स की मार्किंग होती है। और अगर आपको लगता है आंसर में ना अगर आपने थोड़ा सा कुछ गलत लिख दिया, डेसिमल या कुछ ऐसा, तो कई बार मतलब मेंटल मैचिंग के हिसाब से आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं होता है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो अगर आपकी सारी स्टेप सही है मान लो कैलकुलेशन, और आपने थोड़ी सी गलती कर दी उसमें, मार्क्स कटते जरूर है, पेनल्टी जरूर होती है, लेकिन इट अगेन डिपेंड्स, हो भी सकता है कि टीचर आपको मार्क्स पूरे दे दे। अकॉर्डिंग टू द रूल कट करना है, लेकिन मैं सिर्फ ये सारी बातें बोल रहा हूँ कि मिल भी जाते हैं ना। तो पर हम क्या करेंगे, सिर्फ आंसर पे ही फोकस हमारा नहीं होना चाहिए। ऑल्दो आप जब भी कोई भी फिगर लिखो तो उसमें पूरा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम सोचते क्या है और हम नंबर कोई दूसरा लिख देते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। सर ऑन एन एवरेज हाउ मेनी डेज ऑफ स्टडी लीव डू वी गेट फॉर मैथ्स? आपको मैथ्स में तो एक ही दे रखी है अभी जो टाइम टेबल आया है, ठीक है, जो कि कम है एक्चुअली। सर एक डायरेक्ट एमसीक्यू के आंसर लिखेंगे फिर भी चलेगा? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब बेटा देखिए इसमें सीक्वेंस मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देख रहे हो तो मार्जिन्स का है। इफ यू कैन सी, कंफर्म नहीं है टाइम टेबल, चेंजेस हो सकते हैं टाइम टेबल में, कंफर्म नहीं है, ठीक है, चेंजेस हो सकते हैं। ये जो मैं मार्जिन्स की बात कर रहा हूँ, ये कौन से मार्जिन्स है? जब आप पेपर देखो, एक चीज ध्यान रखना है, मैथ्स के पेपर के लिए आपकी जो भी आंसर शीट है, सी वॉट एवर आंसर शीट यू हैव, जो भी आपकी आंसर शीट है ना, उसमें आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड मार्जिन्स बनाने हैं। और आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो इस स्पेस में कीजिए, और यहीं पे उस क्वेश्चन का रफ वर्क करना है आपको, इसी पेज पे यहीं पे रफ वर्क करना है, ठीक है। नहीं, क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, ठीक है, क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर और आंसर शुरू कर सकते हो, ठीक है। रफ वर्क, जिस क्वेश्चन को जहां सॉल्व कर रहे हो वहीं पे रफ वर्क करना है, ये एक हैबिट आपको बनानी है बच्चों, ठीक है। इसके बहुत सारे एडवांटेज मैं बताता हूं क्या। अगर आप कॉपी के पीछे करोगे रफ वर्क, तो कई बार क्या होता है, कॉपी के पीछे मान लो आपने 2+3=5 लिखा, और जब आप इधर वापस से नोट डाउन कर रहे हो, कई बार क्या होता है पीछे देखते टाइम हम ऊपर नीचे कोई नंबर गलत देख लेते हैं, तो हो सकता है आपने पीछे कैलकुलेशन सही किया हो पर नोट गलत कर दिया हो, क्योंकि आपको बार बार कॉपी फ्लिप करनी पड़ेगी। तो ये मत करना, एक तो साइड में ही रफ वर्क बनाना, वहीं पे सॉल्व करना, ठीक है। इधर का भी मार्जिन जो भी आपके क्वेश्चन का सीरियल नंबर है वो लिखना है आपको। इसके और भी एडवांटेज होते हैं कि हम साइड में क्यों जगह छोड़ते हैं, कई बार पेपर का वियर टीयर जो होता है, तो अगर वियर टीयर होएगा, मान लो कई बार पेपर्स रखने में, कॉपीज रखने में, बंडल्स बनाने में, बांधने में, करने में क्या होता है कि कोने जो होते हैं ना फट जाते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपका एक सेविंग हो जाएगी कि कभी मान लो कोई कॉर्नर फट भी गया या कुछ हो भी गया, वियर टीयर हो गया, तो आपका एटलीस्ट आंसर का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखेंगे। रफ वर्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है, मैंने बता दिया रफ वर्क कैसे करना है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज का। सिंबल्स और नोटेशन, इसकी क्या मतलब है सिंबल्स और नोटेशन की? सिंबल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी बेटा, जब आप वेक्टर के क्वेश्चंस करते हैं ना, मैंने पहले भी बताया था, वेक्टर के जो भी क्वेश्चंस करते हो तो ए वेक्टर ये लिखना बहुत जरूरी है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, वेक्टर का साइन लगाना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, नहीं, रफ वर्क लास्ट पेपर पे, लास्ट पेज पे कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि उसी पेज पे करो। बच्चे पूछ रहे हैं कि लास्ट पेज पे करें तो चलेगा क्या?
मैं मना करता हूँ लास्ट पेज पे ना करो। मैंने बताया उसका रीजन, क्योंकि कई बार पीछे करते हैं वापस से फ्लिप करके हमें क्वेश्चन लिखना होता है, मिस हो जाती है चीजें, ठीक है, मिस हो जाता है, बिल्कुल मिस हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप और मत करना, मैं आपको एक चीज और बता दूं क्या अवॉइड करना है। जैसे मान लो आपने रफ वर्क इसी पेज पे बनाया, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो भी उनका आंसर लिख रहे हैं ना, वो आंसर को लिखते लिखते इधर बीच में ले आते हैं रफ वर्क के, और बाद में ना उसको मार्जिन बनाना भूल जाते हैं। मतलब इधर से स्टेप सॉल्व कर रहे हैं x इक्वल टू वाई, और सारा सॉल्व करते करते क्या बीच में यहाँ पे लिख दिया आंसर। तो ये मत करना, फिर आप अगले पेज पे चले जाना भले ही, बट क्वेश्चन सॉल्व करते करते रफ वर्क में मत मर्ज कर देना आपके ओरिजिनल आंसर को, क्योंकि जो चेकर होता है फिर वो उसको रफ वर्क जैसा ट्रीट कर देता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई बताऊं? हाँ सर। ठीक, ओके। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की बातें बेटा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। वेक्टर का सिंबल लगाना बहुत जरूरी है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। वेक्टर का सिंबल जरूर लगाएंगे, जो नोटेशंस है उसको अच्छे से यूज करेंगे। खासकर वेक्टर के अंदर ही दिक्कत होती है, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व सही करोगे लेकिन वेक्टर के सिंबल लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मेंशन जरूर करें, फॉर्मूले को मेंशन जरूर करें। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी स्टेप है, कोई स्टेप आप सॉल्व कर रहे हो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो फॉर्मूला बता दें कि ये फॉर्म था। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूला बता देना, प्रॉपर्टी कौन सी हुई, साइड में लिख, उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। रफ वर्क किसी भी चीज से कर सकते हो, पेंसिल पेन कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ के बारे में कुछ चीज लिखी हुई है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ग्राफ होता है ना, यूजुअली आपको जो भी ग्राफ आएगा, जैसे एलपीपी का भी आया सपोज, तो आप ना ग्राफ में शेडेड रीजन जरूर बताएं, ये जरूर मेंशन करें, इसको जरूर मेंशन करना कि शेडेड रीजन ये है, शेड जरूर करना रीजन को। शेड नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे, भले आपने पूरा ग्राफ सही बनाया हो, ठीक है। दूसरा सप्लीमेंट लेकर रफ वर्क कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दैट यू कैन डू। बेटा एमसीक्यू में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइट डाउन द डायरेक्ट आंसर। एक बार उसके इंस्ट्रक्शंस में आपको और क्लियरली पढ़ा देता हूँ क्या है, ठीक है। और भी कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, दूसरा सप्लीमेंट लेकर मैंने बताया कर सकते हैं। अच्छा मोहम्मद इदा, ओके, ऑल राइट। ग्राफ का बेटा क्लियर हुआ, मैंने क्या पॉइंट बताया आपको। एलपीपी के अंदर भी याद रखेंगे, एलपीपी के अंदर भी जब आप ग्राफ बनाते हो तो ये जो आप लाइन बना रहे हो, इस लाइन पे लाइन की इक्वेशन जरूर मेंशन कर देना कि लाइन की इक्वेशन क्या है, ठीक है। पूरा एक आपकी बुक में जैसे एलपीपी का एक ग्राफ दे रखा है बिल्कुल वैसे ही बनाया है। ओरिजिन जरूर मेंशन करें कि ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब मेंशन करना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, ये जो मैंने लिखा ना इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की जो बात की है हमने यहाँ पे, वो कैसे फ्रेजेस है बच्चों, किस टाइप के फ्रेजेस की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, है ना, कि जैसे इनवर्स एग्जिस्ट, ये मैंने बताया था आपको, है ना। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो फ्रेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लिखने ही होते हैं, है ना। हेंस या फिर देयरफॉर, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सॉल्विंग द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, ये सब ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो आपको यूज करने होते हैं ना। आयुष ने कहा फ्रेज का एग्जांपल, बेटा बताया ना मैंने, सॉल्विंग द अबव टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, है ना। ये सब जो फ्रेजेस है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देयरफॉर, या फ्रॉम द इक्वेशंस द वैल्यू, और बेसिक फ्रेजेस हैं। और कुछ फ्रेजेस जो मैंने बताया वो ओमिट नहीं करें, तो वो मैंने इसमें बता ही दिया आपको, जैसे इनवर्स के क्वेश्चन में आता है, और तो ऐसा कहीं नहीं आता, बट हाँ ये सब जगह आता है। वेक्टर टू कार्टेशियन, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। याद रखना, आपको जब लाइन प्लेन का सवाल आता है, अगर आप वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, आप उसका कार्टेशियन बना रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, और कार्टेशियन के बाद आपने वेक्टर में नहीं कन्वर्ट किया, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, पेनल्टी लगती है,
डिपेंड, मैंने फिर से बता दिया कि क्वेश्चन अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो आपका आंसर भी वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बात? बेटा ये सब जो बातें हैं ना, इतनी बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये सब, इससे पेनल्टी से बचोगे आप। ठीक है, देखिए मैंने कुछ कटआउट्स भी लिए हैं, है ना, कुछ कटआउट्स हैं हमारे पास कि कैसे जो टॉपर्स बच्चे हैं ना, उन्होंने किस तरह से, उनकी कॉपी कैसी है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखिए, ये आप देख पा रहे होगे टॉपर्स आंसर शीट प्रेजेंटेशन, देख रहे हो कितना प्रॉपर इन्होंने इसमें काम किया है। देखो जरा ध्यान से, ये ना एलपीपी का क्वेश्चन है, देखो एलपीपी का क्वेश्चन है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो देखिए उन्होंने पूरा लिखा है कि एक्स एंड वाई विद द डिसीजन वेरिएबल, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है। और देखो जब भी पॉइंट्स ले रहे हैं तो पॉइंट्स की भी उन्होंने एक टेबल बनाई है। ठीक है, पॉइंट्स की भी एक टेबल बनाई है। तो ये सब थोड़ा सा, आफ्टर फिनिशिंग वन सेक्शन एंड हाफ पेज इज लेफ्ट, शुड वी टेक न्यू पेज पर सेक्शन और कंटिन्यू नहीं, आप ले सकते हो नया पेज, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यू कैन टेक द न्यू पेज। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी पेज ब्लैंक छोड़ रहे हो ना, तो आपको ना, या आपने मान लो कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कई बार होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और वो आधा गलत हो गया, तो कोई भी स्पेस आपको कट करनी है तो सिंपल ऐसे स्लैश से ही कट करो उसको ना, ऐसे कट मत करना कि आपने कोई भी चीज लिखी इनवर्स और यूं 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 घिच पिच करके कट नहीं करना है। सिंपल आप कैसे कट करोगे, स्लैश यूज करें और कट करो। पेंसिल से करते हैं भले ही पेन से करो, अगर आप खाली स्पेस भी छोड़ रहे हो तो वहां पे भी आप ऐसे स्लैश लगा के कट कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट देखना मैंने वो एग्जाम्पल के लिए इसमें लिया भी है, आप देखो इसी टॉपर स्टूडेंट ने, अगर आप देखोगे ये देखो, जैसे ये इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब ये उसका क्वेश्चन है लाइन एंड प्लेन का। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में चीजें दे रखी है, कैसे प्रॉपर लिखा है, देखो लैम्डा की वैल्यू निकाली, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, है ना। ज्यादा कटिंग अगर दिखा तो मैं बताता हूँ, मार्क्स तो डिडक्ट नहीं होते, होता क्या है कि जो चेकर होता है ना, उसको आपका आंसर रीड करने में प्रॉब्लम होती है, और वो अगर आपका आंसर इंटरप्रेट नहीं कर पाता तो देखो उसका भी एक टेम्परामेंट है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, जो चेकर होता है ना, उसको 1 डे में 100 कॉपीज तो एटलीस्ट चेक करनी ही होती है, और वर्किंग 8 आवर्स होते हैं। अगर आप मैथ लगाओगे ना, मैथ, तो मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, 100 कॉपीज सपोज मान लो मुझे चेक करनी है और आज ही के दिन में करनी है, 8 घंटे ही काम करूंगा मैं, इससे ज्यादा तो मैं काम करता नहीं हूँ। करो जरा 8 into 60 कितने मिनट्स हो जाएंगे, जरा लगाओ। 1 point something. 8 घंटे मतलब 480 मिनट्स हो गए, 480 मिनट्स 100 कॉपीज, करो जरा डिवाइड। एक कॉपी का ऑलमोस्ट 5 मिनट। ऑलमोस्ट 5 मिनट, मतलब आप जो 3 घंटे में लिख रहे हो वो 5 मिनट में चेक होने वाला है। कितने मिनट में? 5 मिनट में। इसलिए कहते हैं कि अच्छे से लिखना होता है ताकि सामने वाला जब चेक करे तो उसको चिड़चिड़ ना हो चेक करते हैं। इसलिए ज्यादा काटा पीटी मत करना, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा काटा पीटी करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो वो जल्दी जल्दी में एडिटेट होगा, आपका क्वेश्चन हो सकता है जो सही भी किया हो वो भी वो ढंग से रीड ना करे। ये सब भी टेम्परामेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 मिनट ही होते हैं एक कॉपी को चेक करने के लिए। देखिए इस टाइप से आप देख सकते हो प्रॉपर, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का भी है ना, तो आप देखिए इन्होंने प्रॉपर क्या किया है, यहाँ पे मेंशन किया है कि इंटरवल क्या है, किस इंटरवल में कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। ठीक है, और आप देख रहे हो स्टेप मार्किंग हो रही है, कैन यू सी द स्टेप मार्किंग इज देयर, हाफ मार्क, 1 मार्क, हाफ मार्क, ये सब स्टेप मार्किंग है। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना है, देखो आपको, है ना, नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। ये देखिए ग्राफ, आप ये देख रहे हो ग्राफ के अंदर 1+1 करके लिखा हुआ है इन्होंने, अगर आप देखोगे तो वैसा 1+1 लिखा है, वो शेडेड रीजन बताया इसलिए, देखो प्रॉपर ग्राफ बनाया है। ठीक है ना, ये एरिया का ही क्वेश्चन था।
सर। देखो आपको जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूले को अंडरलाइन करो या ब्रैकेट करो, आप साइड में मेंशन कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने मान लो कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ये आपकी स्टेप्स हैं, ठीक है, ये जो भी आपकी स्टेप्स हैं। हाँ लेकिन आप हाँ साइड में ब्रैकेट लेके आप बता सकते हो कि आपने कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया है, जो भी फॉर्मूला आपने यूज किया होगा वैसे, ठीक है, जो भी फॉर्मूला है ना, log of a by b इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस है, ब्रैकेट बता सकते हो फॉर्मूला लेके। एरिया अंडर कर्व्स में फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं क्या? फ्री हैंड ड्राइंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, रफ स्केच अलाउड है बोल दिया है उन्होंने, लेकिन वो फ्री हैंड भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ये देखो ये फ्री हैंड ड्राइंग मेरी, अब ये बर्बाद है, ठीक है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। कुछ भी फ्री हैंड भी कर रहे हो, थोड़ा सा क्लियर हो, बस उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये एलपीपी का देख लो बेटा, ग्राफ कैसा बनाया है, एलपीपी का ग्राफ देख पा रहे हो, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखो प्रॉपर उन्होंने हर चीज, है ना, स्केल भी मेंशन किया है साइड में, ये स्केल भी मेंशन कीजिएगा आप, यूनिट्स को मत भूलिएगा कि क्या यूनिट्स है ना, पूरे 2 मार्क्स मिले देखो इसके अंदर। लाइन बताइए, शेडेड रीजन बताया है, कॉर्नर पॉइंट्स बताए हैं, तो ऐसा सब चीजें आपको करनी है, ठीक है। अब आपके और भी कुछ सवाल है तो बेटा पूछ सकते हो, ठीक है, बताइए क्या सवाल है आप लोग। ओवरऑल सर while solving the question for the step they should be therefore sign for the, हाँ एक ये बिल्कुल अच्छा पूछा, मैं बता देता हूं। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना, तो ये implies that का साइन जरूर लगाएं। implies वाला जो सिंबल होता है ना, implies सिंबल, इसका यूज जरूर करें। implies सिंबल, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, फिर आपको implies that का साइन जरूर लगाना है, 2x इक्वल्स टू 7 प्लस 3y, ये जरूर लगाएं आप, ये साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट साइन, सो दैट यू विल हैव टू पुट, ठीक है। एलपीपी का ग्राफ पेन से बनाए तो चलेगा बेटा, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है, गिच पिच नहीं होनी चाहिए, बना सकते हैं। और बेटा आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैंने आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं बेटा मैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत कुछ टॉपिक्स बहुत स्कोरिंग है, थ्योरम्स मैंने आपको बताइए वो कर लेना, ठीक है। अराउंड 20 मार्क्स की थ्योरम्स पूछी जाएगी, 20 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स थ्योरम्स के आएंगे, ठीक है, कर ही लेना। अराउंड 20 मार्क्स की थ्योरम्स आपसे पूछी जाती है, ठीक है। एमसीक्यू की सॉल्विंग शो करनी है क्या? एमसीक्यू की सॉल्विंग बेटा देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ एमसीक्यूज डायरेक्ट होते हैं उनकी मत करो, लेकिन देर आर सर्टेन एमसीक्यूज जो आपको, जैसे ना प्रोजेक्शन रूल या कोसाइन रूल के, तो सॉल्विंग बतानी पड़ेगी आपको, जो थोड़े से लंबे एमसीक्यूज है उनकी सॉल्विंग बतानी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज के जो जैसे बिल्कुल डायरेक्ट है, तो आपने उसका फॉर्मूला जरूर मेंशन कर देना। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एक बिल्कुल ऐसा मान लीजिए सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको लगता है कि सर हमें बहुत सारे चैप्टर्स नहीं आते, तो उन चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लो। एटलीस्ट आप उस सवाल में आपको लगता है कि मुझे फॉर्मूला ही पता है कि क्या यूज होने वाला है, तो आप फॉर्मूला ही लिख के आ जाना, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएशन के भी थ्योरम्स बताई हैं इसमें, मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम्स में मैंने बताया था। If new timetable comes, is there any chance that the gap before maths paper may increase? Chance बेटा देखिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब ये तो जब तक टाइम टेबल नहीं आएगा अपन नहीं बता सकते, है ना।
ओके सर, लेंदी चैप्टर का अगर हम लोग को जीरो नॉलेज है तो क्या हमें वो चैप्टर पढ़ें? एग्जाम्पल इंटीग्रेशन, डिफरेंट। बेटा देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेंदी चैप्टर से आप क्या पढ़ लो, सिर्फ उसकी थ्योरम्स कर लो। जैसे आपने इंटीग्रेशन की बात की ना, तो आप थ्योरम्स कर लो उसकी, ठीक है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लगता है कि लेंदी, हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन लेंदी नहीं है, तो आप ना एक एक टाइप का क्वेश्चन जरूर कर लो उसका, थ्योरम्स तो कर ही लो, है ना। छोड़ना नहीं है, देखो किसी भी चैप्टर को, बिल्कुल किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, लेंदी चैप्टर को भी छोड़ना नहीं है, उसके थ्योरम्स कर लेने हैं आपने। सर ऑप्शंस के साथ भी सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है? ऑप्शंस के साथ नहीं नहीं नहीं, ऑप्शंस के साथ नहीं। अच्छा, एक बच्चों का ये भी आपको मैं बता दूं, कई बार क्या होता है, हम लोग अटेम्प्ट एनी 8 लिखा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसी सेक्शन में आपने हो सकता है 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए हो। तो मैं आपको एक चीज से टेंशन मुक्त कर देता हूँ कि ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऐसा होता है कि पहले 8 क्वेश्चन ही चेक किए जाएंगे। अब हो सकता है आपने जो 9th क्वेश्चन किया हो वो सही हो रहा हो और 8th क्वेश्चन आपका गलत हो रहा हो, तो बेटा टीचर जो चेक करता है, मैंने कहा एक मेंटल मैचिंग की बात, कई बार ऐसा हो जाता है कि टीचर ये समझ जाता है कि 8th क्वेश्चन आपका गलत था पर आपने 9 कर दिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो आपका जो इस क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स आ रहे होते हैं, जैसे मान लो आपने करने 8 थे, आपने 9 कर दिए, 8वां भी गलत है और 9वां भी गलत है सपोज, लेकिन 8 में आपको कम मार्क्स आ रहे हैं और 9th में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आपको वो टीचर ज्यादा मार्क्स वाले को ही मतलब उसमें चेक करता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस सब चीजों से टेंशन फ्री रहना है। सर मैथ्स का पेपर 7th में को है? हाँ 7th में को है। और क्या है सर? कांग्रेस, हाँ थैंक यू। सर हाँ बोलिए। सर एलपीपी के लिए हमें हमें ग्राफ पेपर मिलेगा या हमें पेपर पे ही बनाना है? नहीं, आपको मिलेगा ग्राफ पेपर, हालांकि उसमें ऐसा लिखा हुआ है ना, ग्राफ पेपर इज नॉट कंपलसरी, तो ऐसा हो भी सकता है कि ग्राफ पेपर ना मिले, इसलिए वहां पे जाते से ही देखो, अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है, हर बार तो ग्राफ पेपर मिलता था, अब इन्होंने लिख दिया है ग्राफ पेपर इज नॉट कंपलसरी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो नहीं दे आपको, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे, वो देंगे आपको, जिसको लेना है वो ले, जिसको ना लेना, ठीक है। हाँ वहीं पे पूछ लेना इन्विजिलेटर से, ठीक है। ओके सर। और पूछिए। हर बार तो बेटा देते हैं, इसी बार ये, इसके पहले तक तो क्या होता था, ऐसा नोटिस ही नहीं होता था कि ग्राफ पेपर इज नॉट, ऐसा होता ही नहीं था इंस्ट्रक्शन, इसी बार ये इंस्ट्रक्शन डाला है ना इन्होंने, ठीक है। और पूछो अच्छा आयुष कुछ पूछ रहा था, तो बेटा मैंने डिफरेंशिएशन की ये डाली है ना, देखो यहाँ पे थ्योरम, ये देखो ये डाली है, एक इनवर्स की डाली है ना, ये वाली भी डाली है एक थ्योरम, ओके सर। ये भी है एक थ्योरम, चेन रूल वाली थ्योरम है, ठीक है ना। ये 3 थ्योरम्स हैं, पूछी हुई भी है। सर कुछ सम्स बाद में क्लिक होते हैं आफ्टर अटेम्प्टिंग 8 क्वेश्चंस, तो वो चेक नहीं होंगे? बेटा देखो, अगर आप सेम सेक्शन में करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजुअली ऐसा होता है कि आपको, जैसे आपने चॉइस से ज्यादा क्वेश्चन कर दिए हैं, अगर आपने कर दिए हैं तो टीचर आपके सारे क्वेश्चन चेक करता है, फिर वो आपको जिस क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स सारे होते हैं उसी को ही आगे फॉरवर्ड करता है, ऐसा होता है। ये पर्सन टू पर्सन, चेकर टू चेकर, बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है, एक मेंटल मैचिंग हो जाती है। लेकिन अगेन कोई अगर बहुत ही रूल्स को मानेगा तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। सर कॉलेज के टीचर्स बोले कि लॉग बुक वो प्रोवाइड करते हैं, अपनी लॉग बुक लेकर जाना अलाउड नहीं है। हाँ तो अगर श्योर हो तो फिर लॉग बुक बेटा वहीं पे मिलेगी आपको, है ना, मेरे को इसका अभी कंफर्मेशन नहीं था, ठीक है। लॉग बुक वहीं पे मिलने वाली है, सेफ साइड पे आप लोग लेके जाएं। लॉग कैलकुलेशंस रफ में करने का है या फेयर सॉल्यूशंस में? लॉग कैलकुलेशंस रफ में करने नहीं, आपको लिखना जो स्टेप्स होती है ना लॉग की, कि एंटी लॉग लिया और ये लिया, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन आपको वो जो प्रोसेस लिखनी होती है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, वो शो करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट वैल्यू भले लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ओमकार बेटा लॉग की वो स्टेप्स लिखनी पड़ेगी। सर। हाँ बोलिए प्रथमेश। हाँ सर, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग सेक्शन सी सॉल्व कर रहे हैं और उसमें 9 क्वेश्चन है, अगर मैंने 8 सॉल्व कर दिया, 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और मैं आगे बढ़ गया, सेक्शन डी भी कंप्लीट हो गया, मेरा पेपर कंप्लीट हो गया और लास्ट पे अगर 10 मिनट बाकी है, तो अगर मेरे को 9th क्वेश्चन आ रहा होगा तो मैं
ऐसा अलग से कर सकते हो, एक नया सप्लीमेंट लेके सेक्शन सी डाल के 9 क्वेश्चन सॉल्व करके? हाँ हाँ, आ कर देना सकेगा? कर देना कर देना। बस आप क्या करना, फिर वो जो 8th क्वेश्चन आपको 9th अगर श्योरली आता है ना, तो फिर वो आप 8th क्वेश्चन को वहां पे कट जरूर करें, और वहां पे एक नोट डाल दें कि 9th क्वेश्चन इज डन, मतलब एक नोट डाल दें कि ऑन दिस पेज ना, पेज भी डाल दिया ना आप लोग कि इस पेज पे रेफर टू दिस पेज, ऐसा भी डाल सकते हो आप ना, रेफर टू दिस पेज ऐसा लिख सकते हो। लेकिन आप जो भी क्वेश्चंस कट कर रहे हो ना, वो सिंगल लाइन से ही कट करेंगे। ओके सर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड की जगह पर एंटी लॉग लिखा तो चलेगा? हाँ चलता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड की जगह आप एंटी लॉग भी लिख दो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज है ना, कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। थ्योरम्स कर लेना अच्छे से, स्कोरिंग हो जाती है, मैंने लिखी दी है, आपको शेयर हो ही जाएगा बेटा पीडीएफ, ठीक है। इजी चैप्टर्स जो हैं उनको मिस नहीं करना है, डिफिकल्ट चैप्टर लेंदी वाले जो हैं उसमें से जो थ्योरम वाला पार्ट है वो कर लो। एक मैं ना आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी भेज दूंगा। ठीक है बेटा, फिर एंड करें लेक्चर, ऑलरेडी अपन हाफ आवर ऊपर चले गए, ठीक है। ठीक है बेटा, बाय बाय गाइस, बाय।